नमस्कार साथियों, यूपीएससी मास्टर में आपका स्वागत है। मित्रों, 1919 के अधिनियम का मूल्यांकन करने के लिए पूरी तरह से गोरों पर आधारित साइमन कमीशन का गठन कर दिया गया था। 1927 के मद्रास अधिवेशन में इस कमीशन का पूरी तरीके से विरोध करने का निर्णय ले लिया गया था, जिसके चलते भारत सचिव वर्कनहेड ने भारतीयों को चुनौती दी थी कि क्या कोई ऐसा भारतीय है जो ऐसा संविधान बना दे जिससे सभी भारतीय सहमत हो। इसी चुनौती को कांग्रेस ने स्वीकार किया था और एक ऐसा संविधान प्रस्तुत करने का प्रयास किया था जिससे सभी भारतीय सहमत हों, और इसी संविधान को हम भारतीय संविधान में नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानते हैं, जो इस लेक्चर का मेन टॉपिक है। इस लेक्चर में हम ब्रीफली डिस्कस करेंगे नेहरू रिपोर्ट के आधार क्या थे, अर्थात नेहरू समिति का गठन किन आधारों पर किया। हम जानेंगे इस समिति की प्रमुख सिफारिशें, अर्थात नेहरू रिपोर्ट के प्रमुख प्रावधान क्या थे। हम चर्चा करेंगे कि इस रिपोर्ट का विरोध किन किन लोगों ने किया, वो भारतीय रहे या विदेशी रहे। हम जानेंगे इस अधिवेशन पर कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन को जो 1928 में हुआ, और अंत में हम चर्चा करेंगे नेहरू रिपोर्ट के मूल्यांकन पर। जैसा कि मैंने अभी चर्चा की है कि भारत सचिव वर्कनहेड ने जब चुनौती दी कि क्या कोई ऐसा भारतीय है जो ऐसा संविधान बना दे जिससे सभी भारतीय सहमत हों, तो इस चुनौती को मद्रास अधिवेशन में ही स्वीकार कर लिया गया था 1927 में ही। और कांग्रेस ने यह तय किया था कि एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित होगा जिसमें भारत के जो प्रमुख राजनीतिक दल हैं उनको आमंत्रित किया जाएगा और एक ऐसा संविधान प्रस्तुत किया जाएगा जिससे हम सभी पार्टियां उससे सहमत हो जाएं, अर्थात अप्रत्यक्ष रूप से भारतीय जनता उससे सहमत हो जाए, क्योंकि कांग्रेस ये मान रही थी कि ब्रिटिश सरकार ने हम पर व्यंग कसा है। इसी उद्देश्य के लिए 3 सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित हुए, जिनमें पहला सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित हुआ जनवरी 1928 में दिल्ली में, दूसरा सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित हुआ मार्च 1928 में दिल्ली में, और तीसरा सर्वदलीय सम्मेलन आयोजित हुआ 19 मई 1928 को मुंबई में। इन तीनों सर्वदलीय सम्मेलन की अध्यक्षता डॉक्टर अंसारी ने की। तीसरे सर्वदलीय सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि एक कमेटी गठित होगी जिसकी अध्यक्षता मोतीलाल नेहरू करेंगे। इस समिति की यह जिम्मेदारी होगी कि वह 1 जुलाई 1928 तक ऐसा संविधान हमें तैयार करके दे जिससे सभी भारतीय सहमत हो जाएं। इस समिति में अध्यक्ष समेत कुल 9 सदस्य थे, जिसके अध्यक्ष मोतीलाल नेहरू और 8 अन्य सदस्य इस प्रकार थे: अली इमाम, शोएब कुरैशी, तेज बहादुर सप्रू, सुभाष चंद्र बोस, मंगल सिंह, NM जोशी, MS आणे और MR जयकर। इस समिति के सामने 2 प्रमुख चुनौतियां थी। सबसे पहली चुनौती थी युवा पीढ़ी। युवा पीढ़ी स्वराज्य आंदोलन में बढ़ चढ़कर भूमिका निभा रही थी और ये युवा राष्ट्रीय आंदोलन में आमूलचूल परिवर्तन लाने के पक्षधर थे, और ये तत्कालिक रूप में पूर्ण स्वराज्य को कांग्रेस का लक्ष्य बनाना चाहते थे। इनका किसी अन्य नीति में विश्वास ही नहीं था। इन युवाओं का नेतृत्व कर रहे थे सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू की गति इतनी तेज हो गई थी स्वराज्य आंदोलन में कि इसी गति को देखते हुए 1928 में महात्मा गांधी ने उन्हें पत्र लिखा था कि आपकी रफ्तार आवश्यकता से अधिक है। तब जवाहरलाल नेहरू ने प्रत्युत्तर में लिखा था कि गांधी जी, मैं राजनीति में आपका ही बालक हूँ, हाँ थोड़ा कमजोर व भटका हुआ जरूर हूँ। तो गांधी जी इनके प्रत्युत्तर से काफ़ी खुश हुए थे। सुभाष चंद्र बोस जगह जगह व्याख्यान देते थे और अस्पष्ट अविवेकपूर्ण ढंग से जर्मनी, इटली, रूस, चीन के युवक आंदोलनों का अभिनंदन किया करते थे। एक चुनौती तो ये थी कांग्रेस के सामने और खासकर इस समिति के सामने कि वो इन युवाओं को एक मंच पर लाए ताकि इस युवा शक्ति का प्रयोग राष्ट्रीय आंदोलन के लिए किया जा सके। जबकि दूसरी चुनौती थी विभिन्न धार्मिक समुदायों को एक मंच पर लाना और राष्ट्रीय आंदोलन में उनकी ताकत का प्रयोग करना, क्योंकि 1928 से पहले भारत में अनेक सांप्रदायिक दंगे हो चुके थे, मुख्यतः जिनमें हिंदू मुस्लिम दंगे थे। इस नेहरू समिति ने 28 अगस्त 1928 को एक सर्वदलीय सम्मेलन जो लखनऊ में आयोजित हुआ उसमें अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।
जिसके प्रमुख प्रावधान इस प्रकार हैं। इस समिति में प्रावधान किया गया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य होगा और भारत को ब्रिटिश सरकार को डोमिनियन स्टेट का दर्जा प्रदान करना चाहिए, और यह स्वीकारा कि जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली है जिसकी शुरुआत 1909 के अधिनियम में कर दी गई है और 1919 के अधिनियम में इसका विस्तार किया गया है, इसको समाप्त कर देना चाहिए और संयुक्त निर्वाचन प्रणाली को अपनाया जाना चाहिए। साथ ही इसने माना कि केंद्र और राज्यों में उत्तरदायी सरकार की स्थापना की जानी चाहिए, जिसका कुछ हद तक वादा 1919 के अधिनियम में ब्रिटिश सरकार द्वारा किया गया है। इसी रिपोर्ट में पहली बार मौलिक अधिकारों की मांग की गई और इन सभी का प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। इसमें मांग की गई कि सिंध को बम्बई से अलग किया जाए और उसको बिल्कुल अलग प्रांत बना दिया जाए। साथ ही भारत का रक्षा बजट कम हो, इसलिए इस समिति ने मांग की कि बर्मा को भारत से अलग कर देना चाहिए। साथ ही यह मांगा कि भारत में एक एंटी डिफेंस कमेटी, उच्चतम न्यायालय तथा लोक सेवा आयोग का गठन हो जो निष्पक्ष रूप से काम करे। जैसे ही यह रिपोर्ट विभिन्न मंचों पर प्रस्तुत हुई तो तमाम तरीके से विरोध उभर कर सामने आए। जब यह रिपोर्ट सर्वदलीय सम्मेलन में रखी गई तो वहां जिन्ना ने इसका विरोध किया। जिन्ना ने इसमें सुझाव दिए कि मुस्लिम अधिकारों की अवहेलना की गई है। इन्होंने कहा कि कोई भी देश अपने अल्पसंख्यकों के लिए प्रावधान किए बिना अपने लिए स्वतंत्रता पाने में सफल नहीं रहा है और देश के राजनीतिक विकास के लिए हिंदू मुस्लिम समझौता बेहद जरूरी है। M.R. जयकर जैसे जो नेता थे, इन्होंने इसी सम्मेलन में मोहम्मद अली जिन्ना का कटाक्ष किया और कहा कि जिन्ना मुस्लिमों के एक छोटे से अल्पसंख्यक वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं। हिंदू महासभा का भी कांग्रेस पर काफ़ी दबाव पड़ रहा था। हिंदू महासभा इस दौरान NC केलकर के नेतृत्व में चल रही थी। 1928 में हिंदू महासभा का अधिवेशन जबलपुर में हुआ था और यहीं से शुद्धि आंदोलन की इसके द्वारा लगातार वकालत की जा रही थी। कुछ ऐसी घटनाएं हो रही थी कि जिन्ना एक तरफा उस सफ़ी गुट से मिल गए थे जो कभी साइमन कमीशन का समर्थन कर रहा था। सफ़ी गुट के साथ मिलकर ही जिन्ना ने मुसलमानों के अधिकारों की रक्षा के लिए मार्च 1929 में एक 14 सूत्रीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया था। देखिए, 14 सूत्रीय कार्यक्रम आपके सिलेबस में नहीं है, पाकिस्तान के इतिहास में इसको पढ़ते हैं, आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसी सम्मेलन में युवा गुट ने, खासकर सुभाष चंद्र बोस व नेहरू ने भी इस रिपोर्ट का विरोध किया, क्योंकि ये दोनों ही युवा इस रिपोर्ट में डोमिनियन स्टेट के स्थान पर पूर्ण स्वराज्य चाहते थे। इसी उद्देश्य से इन्होंने 1928 में कांग्रेस के भीतर ही इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग नाम से एक प्रेशर गुट का भी गठन किया था। ये गुट कांग्रेस के भीतर रहते हुए कांग्रेस पर दबाव डाल रहा था कि वह डोमिनियन स्टेट के स्थान पर पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य अपनाए। परंतु जैसे ही बड़े नेताओं का इन पर दबाव डाला गया तो बोस और नेहरू ने अंशतः डोमिनियन स्टेट की स्थिति को ही स्वीकार कर लिया था। हिंदू महासभा ने भी नेहरू रिपोर्ट का विरोध किया। यह मान रही थी कि इस रिपोर्ट में मुसलमानों को हद से ज़्यादा अधिकार प्रदान किए जा रहे हैं। इन्हीं परिस्थितियों में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ 1928 में कलकत्ता में। यहाँ ये कहा गया कि यदि ब्रिटिश सरकार 31 दिसंबर 1930 तक इस रिपोर्ट को स्वीकार नहीं करती तो कांग्रेस एक अहिंसात्मक आंदोलन चलाएगी। और इसी दबाव समूह के चलते कांग्रेस ने अपना डिसीजन बदल दिया और जो 2 वर्ष का समय कांग्रेस के बड़े नेताओं द्वारा दिया जा रहा था उसको घटाकर 1 वर्ष कर दिया गया और यह कहा गया कि यदि नेहरू रिपोर्ट को 31 दिसंबर 1929 तक स्वीकार नहीं किया जाता तो अगले स्तर पर कांग्रेस एक अहिंसात्मक आंदोलन चलाएगी। इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने यह प्रतिबद्धता जाहिर की कि यदि डोमिनियन स्टेट पर आधारित संविधान को सरकार ने 1 वर्ष के भीतर स्वीकार नहीं किया तो कांग्रेस न केवल पूर्ण स्वराज्य को अपना लक्ष्य घोषित करेगी बल्कि इसकी प्राप्ति के लिए अहिंसात्मक आंदोलन भी चलाएगी। कांग्रेस ने यह प्रतिबद्धता जाहिर की थी दीपावली के अवसर पर 1928 में, तो इसलिए इस घोषणा को दीपावली घोषणा के नाम से भी जाना जाता है। UPPCS में एक बार पूछा भी जा चुका है। नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत हो चुकी थी। कांग्रेस के भीतर और कांग्रेस के बाहर उसको विभिन्न स्तरों पर चुनौती मिल रही थी और साथ ही एक चुनौती इसे ब्रिटिश सरकार से भी मिली। कलकत्ता प्रस्ताव के पश्चात इरविन ने भारतीय विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके विट्ठल भाई पटेल को और इनके अलावा कांग्रेस में ही एक प्रमुख नेता थे शीतलवाड़, उनको आमंत्रित किया
और उनको कहा कि नेहरू रिपोर्ट को विभिन्न प्रकार की चुनौतियां मिली हैं, वह भारतीयों द्वारा समर्थित नहीं है, और यह कहते हुए इसे अस्वीकार कर दिया। भारतीय नेताओं ने यह महसूस किया कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट प्रकाशित होने से पहले एक गोलमेज सम्मेलन ब्रिटिश सरकार के द्वारा बुलाया जाना चाहिए, जिसमें भारतीय नेताओं को भी बुलाया जाना चाहिए ताकि वो अपनी मांगे ब्रिटिश सरकार के सामने रख सके। हालांकि लंदन में बैठी सरकार इस बात के लिए सहमत नहीं थी, परंतु फिर भी वायसराय इरविन ये मान रहे थे कि इस प्रकार का एक गोलमेज सम्मेलन बुलाया जाना चाहिए। इस प्रकार हम देखते हैं कि नेहरू रिपोर्ट आई, उसने जो है एक राष्ट्रीय आंदोलन को एक नवीन स्वरूप प्रदान किया, परंतु यह अपने तत्कालिक लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रही। परंतु फिर भी हम इसके महत्व को नज़रअंदाज नहीं कर सकते हैं। हम इसके मूल्यांकन को कुछ इस रूप में देख सकते हैं कि नेहरू रिपोर्ट भारतीयों द्वारा तैयार किया गया पहला संविधान था। हम ये देख सकते हैं कि स्वराज्य आंदोलन में युवाओं की जोरों शोरों से भागीदारी रही थी। इस रिपोर्ट को आने के बाद ये भागीदारी लगातार बढ़ती जा रही थी, और हम यह भी कह सकते हैं कि इस रिपोर्ट के बाद कांग्रेस का लक्ष्य अब पूर्ण स्वराज्य की ओर प्रशस्त होने लगा था। और सबसे महत्वपूर्ण, जो अब तक सांप्रदायिकता की भावना अंदर ही अंदर सुलग रही थी, इस रिपोर्ट के प्रस्तुत होने के पश्चात वो बिल्कुल स्पष्ट हो गई थी, जिसमें मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा लगातार घी डालने का काम कर रही थी। मुझे आशा है कि इस वीडियो ने आपके कंसेप्ट और फैक्ट क्लियर कर दिए होंगे। यदि फिर भी आपका कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। उससे पहले आप एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, नेहरू रिपोर्ट का संबंध किससे है? आपके 4 विकल्प इस प्रकार हैं। पहला है जवाहरलाल नेहरू, दूसरा मोतीलाल नेहरू, तीसरा सुभाष चंद्र बोस और चौथा उपरोक्त सभी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, महाशक्ति भारत।